नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दीपावली के दिन पूरा देश खुशियों की रोशनी में जगमगा रहा था। जगह जगह दिए, लाइटें और पटाखे। लेकिन अगले दिन दिल्ली में लोगों ने जब आंख खोली तो सांस लेना दूभर हो गया। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषित धुएं की चादर ने बीते कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले तो सांसें कम पड़ गई। और यह हाल दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों का था। दीपावली से पहले प्रदूषण पर कई चिंताएं देखने को मिली, कई अपील सामने आई, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। और प्रदूषण की यह कहानी नई नहीं है, बल्कि हर साल इसी तरह देश के शहरों की हवा जहर में तब्दील हो जाती है। प्रदूषण का यह स्तर तब और चिंताजनक लगता है जब खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि दुनिया के हर 10 में से 9 लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और हर साल ये प्रदूषण सालाना 60 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। और चिंता तब और बढ़ जाती है जब यूनिसेफ ने बच्चों की सेहत पर इस प्रदूषण के असर की पड़ताल की। आज इंसानी जीवन और प्रदूषण पर अगले आधे घंटे विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हां, दीपावली की आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। देश के कई शहरों में प्रदूषित कण पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा सुरक्षित मानक से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। दीपावली के मौके में राजधानी दिल्ली में आग की घटनाओं के 150 से ज्यादा मामले भी सामने आए। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हालात का जायजा लिया और 4 राज्यों से जवाब भी मांगा। दीपावली पर आतिशबाजी से देश भर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। धूल धुएं का गुबार आसमान में छा गया और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। दिल्ली में काफी छोटे प्रदूषक तत्व PM 2.5 और PM 10 बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गए। सफदरजंग वेधशाला में आधिकारिक विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई, लेकिन धुंध में लिपटी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी शून्य रही। भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में भी धुआं भरा हुआ था। बहुत ही दुखद बात है कि दिल्ली जो राजधानी है और हम हर साल इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन इसका कोई उपाय जो है न सरकार ढूंढती है न लोग ढूंढते हैं। हम एक पब्लिक इमरजेंसी के सिचुएशन में हैं अभी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है, दिल्ली NCR का है, वो एक कंप्लीट सीवियर सिचुएशन में है, जिसमें हेल्दी लोग भी जो हैं वो रेस्पिरेटरी और कार्डियक इश्यूज से सफर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम राजधानी में हर साल जो है ऐसे एयर क्वालिटी के साथ जूझ रहे हैं। PM 10 का सुरक्षित स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और PM 2.5 का सुरक्षित स्तर 60 माइक्रोग्राम होता है। लेकिन तड़के 2 बजे PM 10 के स्तर ने RK पुरम और आनंद विहार समेत दिल्ली के कई इलाकों में 1000 माइक्रोग्राम के निशान को पार कर लिया। तो अमेरिकी दूतावास के इलाके में PM 2.5 का स्तर अधिकतम की श्रेणी से भी कहीं ज्यादा था। इस समय 1 महीने का जो सीजन होता है, जो किसान हैं जो अपना भूसा जलाते हैं खेत के अंदर, उनको हमें एक इंसेंटिव देना पड़ेगा जिससे वो नहीं जलाएं। सब कुछ करना पड़ेगा, मगर जब तक सरकारें जागेंगे नहीं, जब तक आपकी आवाज, मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी नहीं कि आप इस चीज के बारे में पूरे 9 महीने मत सोइए और फिर 3 महीने उठ के ये मत कहिए कि हम बहुत जागरूक हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे और हमें बहुत आश्वासन दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, वो सारे अपने डिटेल के अंदर रिकमेंडेशंस दे रही हैं विद टाइमलाइंस कि भी क्या क्या काम किस संस्था ने करना है, कब तक करना है, उसमें क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कौन उस कॉस्ट को बियर करेगा। पूरी बना के हम एक्शनेबल पॉइंट बना के दे रहे हैं। देखो रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, IIT कानपुर की रिपोर्ट भी है और CIA की रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्ट्स हैं कि भी जो पॉल्यूशन के बारे में बता रही हैं, बस उस पर एक्शन क्या होना चाहिए। हम सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट को हम दोबारा से रीस्टडी नहीं कर रहे हैं कि भी क्या होना चाहिए, वो सबको पता है।
मतलब 1000 चीज़ें पता है कि 1000 चीज़ें होनी चाहिए, 1000 में से हम कह रहे हैं कि 10 चीज़ें या 15 चीज़ें जो ऐसी हैं जिससे कि पोल्यूशन पे वाकई फर्क पड़े और उनको भी टाइमलाइंस कर लीजिए। उधर लखनऊ में PM 2.5 का स्तर 834 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ। कोलकाता में PM 2.5 का स्तर 378, मुंबई में 494 और अहमदाबाद में 999 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, तो बेंगलुरु में PM 2.5 सुरक्षित स्तर से 3 गुना ज्यादा पहुंच गया। पटाखे जो जलाना है लगाना है ये हम लोग की सदियों की परंपरा रही है, हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पटाखे लगाने से प्रदूषण होता है, कूड़ा भी होता है, मगर एक सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसको हम लोग मनाते रहते हैं। कुछ एरिया में तो हो रहा है, मेरे ख्याल से जो बड़े लोग हैं वही क्रैकर्स ज़्यादा जलाते हैं, लेकिन बच्चे लोग में अभी स्कूल्स में ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा ये हो गया है कि क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता है, कचरा होता है, साउंड पोल्यूशन है, तो बच्चे लोग ज़्यादा उसके पर्यावरण के लिए ज़्यादा जागरूक है बड़े लोगों से। लॉ ही बनना चाहिए, ये तभी कुछ सुधार हो सकते जब लॉ ही बन जाएगा कि क्रैकर्स ही नहीं, एक तो मैन्युफैक्चर होने चाहिए, जब मैन्युफैक्चर नहीं होंगे कोई लेगा नहीं और कोई फोड़ेगा नहीं, जब बाजार में बिकते हैं तभी लोग लेते हैं और फिर फोड़ेंगे। तो ऐसे हम सीधा लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि वो क्रैकर्स फोड़ते हैं तो पोल्यूशन होता है, ये गवर्नमेंट को भी कुछ करना ही चाहिए। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। हृदय और फेफड़े की बीमारी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। खासकर अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में जहरीली होती हवा को बेहतर बनाने के लिए फैसले तो कई आए, लेकिन उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा सका। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहित कई समितियों ने दर्जनों सिफारिशें की, लेकिन हालात वही ढाक के तीन पात। फिर भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कुछ पहल की गई और आगे के लिए कुछ रोड मैप भी बनाया गया। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर यानी हवा को साफ करने वाली मशीन लगाएगी। फिलहाल दिल्ली में 5 जगहों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जहां हवा की 3 स्तरों पर सफाई होगी। सरकार के मुताबिक इसके जरिए हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल कण को 40 से 60% तक कम किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगले 1.5 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। काफ़ी एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर इसको हम कर लें, मिस्ट फाउंटेन के अंदर जो पानी यूज़ होता है, पानी रिसाइकल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो दिल्ली जल बोर्ड का रिसाइकल्ड वाटर होता है, उससे जो भी जितने भी पॉल्यूटेंट हैं 2.5 हैं और 10 PM हैं, तो सारे अरेस्ट हो सकते हैं। तो एक इंटरसेक्शन पे उसको भी हम जल्द से जल्द करके देखना चाहते हैं, विद इन ए मंथ और 2, तो उसको भी करके देखना चाहेंगे। और जो 5 इंटरसेक्शंस हैं वो जो हमने डिसाइड किए हैं वो सराय काले खान, आनंद विहार, कश्मीरी गेट, ITO और IIT दिल्ली या एम्स, दोनों में से कोई एक करेंगे। दिल्ली में जहरीली हवा का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से लगातार उठ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते साल कहा था कि दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने के बराबर है। कोर्ट ने जब सरकार को फटकार लगाई तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर कई कदम उठाए गए। केजरीवाल सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया, लेकिन इसे स्थायी तौर पर लागू नहीं किया जा सका। जो ओवरलोडेड ट्रक आते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो दिल्ली सरकार जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनके पर RFID लगा के ओवरलोडिंग को बंद करेगी। बिल्कुल, जो ट्रक आएगा उसको वापस करेंगे, वहीं से दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये पूरा विशाल, देखो एक तरफ नहीं है, पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें कम से कम 30, 40, 50 तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी और सारी चीज़ें करेंगे। और आप देखिएगा जल्द ही हम हर रोज बता रहे हैं कि क्या क्या RFID की मीटिंग हुई, हमने क्या ओवरलोडेड ट्रक अंदर आए थे, अंदर आने के बाद उसको आप कुछ भी कर ले, पोल्यूशन तो कर ही रहा है, हम उसको बॉर्डर से वापस करते हैं। दिल्ली में बदतर होती हवा का मुद्दा संसद में भी कई बार उठ चुका है। राज्यसभा में पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार किया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है। सरकार ने बताया कि इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक 12 प्रदूषकों को चिन्हित करते हुए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 2009 के तहत अधिसूचना जारी की गई। हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाए गए। कई शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG और LPG जैसे ईंधनों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन जानकारों का मानना है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को रोजाना ध्यान देना पड़ेगा।
जो सरकारें हैं वो काम जो प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का है वो नहीं कर पा रही हैं। पूरा साल निकल जाता है, महीने निकल जाते हैं और जब सर्दी का मौसम आता है, जब प्रदूषण बढ़ता है तो सब लोग जागते हैं। इससे प्रदूषण नहीं काबू में आएगा। हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें गाड़ियों की संख्या रोकनी पड़ेगी, डीजल की गाड़ियां रोकनी पड़ेंगी, ट्रक्स की एंट्री शहर के अंदर रोकनी पड़ेगी, हमें साफ ईंधन लाना पड़ेगा, हमें पावर स्टेशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, पिछले 3 वर्षों से हमने देखा है कि इस दौरान लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर सिचुएशन में चला जाता है। मतलब PM 2.5 लेवल और PM 10 लेवल दोनों जो है वो कम से कम 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, समटाइम्स 40 गुना, जैसे कल हमने देखा कि PM 10 का लेवल जो है कुछ एरियाज में 40 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। और इस साल जो है सबसे ज्यादा, मतलब पिछले 2 सालों के वनस्पत इस साल ज्यादा प्रदूषण की संभावना थी। और हम हर साल इंतजार करते हैं कि कुछ न कुछ होगा और हम फिर जो है एक एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन में रहते हैं। सरकार ने इसके लिए भी कई कदम उठाने के दावे किए। वायु प्रदूषण पर चर्चा जोर पकड़ी तो सरकार की तरफ से कई आश्वासन दिए गए। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक देश के 63 बड़े शहरों में भारत चरण 4 और बाकी शहरों में भारत चरण 3 के नियम लागू किए गए। इसके तहत प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का नियम है। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 शहरों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। कुछ खास इलाकों में बायोमास को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। भवन निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल को लेकर नए नियम बनाए गए। NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी 4 राज्यों के साथ नियमित बैठक की गई। दिल्ली NCR में पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेसवे को तेजी से बनाने का फैसला किया गया ताकि बाहर की गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका जा सके। 3,386 में से 1,782 बड़े औद्योगिक शहरों में कारखाने की जांच के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किए गए। हालांकि अब तक इन तमाम कवायदों के बावजूद दिल्ली NCR में कोई ठोस बदलाव दर्ज नहीं हो पाया। कई अध्ययनों में पाया गया कि हालात पहले के मुकाबले और भी खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वायु प्रदूषण पर जब भी बात होती है तो आमतौर पर फौरी कारणों पर ही हम चर्चा करते रह जाते हैं। जैसे फिलहाल दीपावली पर लोग बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में ऑड इवन जैसे प्रयोग किए गए थे तो पूरी चर्चा गाड़ियों के इर्द गिर्द ही सिमट गई। लेकिन यहाँ वायु प्रदूषण के और भी बड़े कारण हैं, बात चाहे कल कारखानों की हो या फिर विनिर्माण की। इन सब ने मिलकर दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया है। सड़कों पर दौड़ती ये बेशुमार गाड़ियां दिल्ली की हकीकत है। इस शहर में रोजाना 1400 गाड़ियों का पंजीकरण होता है। अगर गाड़ियों की तादाद पर नजर दौड़ाएं तो ये स्विट्जरलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर जैसे विकसित मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली में ही 84 लाख से ज्यादा गाड़ियां दौड़ती हैं। रोजाना पड़ोस के राज्यों से आने वाली गाड़ियों को इसमें मिला दें तो संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। मोटे आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रोजाना करीब 50,000 ट्रक बाहर से आते हैं। जाहिर है इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सिर्फ सड़कों पर फैलकर नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारे फेफड़ों में उतर जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने गाड़ियों के चलते प्रदूषित होती हवा को रोकने के लिए बीते दिनों कई कड़े फैसले सुनाए, लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाए। पिछले साल दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो है सरकारों को और म्युनिसिपल बॉडीज को डायरेक्शंस दिए थे कि कैसे हम डस्ट को मिटिगेट करें, कैसे हम वेस्ट बर्निंग को अवॉइड करें और उसको बैन करें, लेकिन उस पर कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया। तो अगर हम देखते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण के मुख्य कारण हैं उनको जब तक, उन स्रोतों को जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो हर साल स्थिति ऐसी ही होगी। और कम से कम 3 महीने, अभी हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में जब विंटर और बढ़ेगा, सर्द और बढ़ेगी, तो शायद सिचुएशन जो है और वर्स होने वाला है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कोर्ट ने कई आदेश दिए। पिछले साल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ये फैसला सुनाया था कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। इस सिलसिले में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने बैठक भी की, लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों ने इसे चुनौती दे दी। आज तक इन पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी का फैसला पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है।
1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में भूरेलाल समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करने का आदेश दिया था। भूरेलाल समिति की सिफारिशों में भी कहा गया था कि 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने से बैन कर दिया जाए। इस आदेश के लागू होने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ था, लेकिन इसके बाद पुरानी गाड़ियों को लेकर कोई सख्त फैसला जमीन पर लागू नहीं हो पाया। सबसे बड़ी चीज़ है दिल्ली में इस टाइम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत है वो बहुत बुरी है। करीबन 55 लाख लोग अब भी लोग जो हैं दिल्ली में वो बस से सफ़र करते हैं। 30 लाख लोग वो हमारे पास वो हैं जो मेट्रो पे अभी निर्भर हैं और बसेस की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। अभी हमारे पास 4000 के करीब बसेस हैं और वर्ल्ड बैंक का स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर किसी भी दिल्ली जैसी स्थिति कैपिटल के लिए जहाँ की पॉपुलेशन 4 मिलियन 40 लाख से ज़्यादा है, वहाँ कम से कम 60 बसेस पर लाख पॉपुलेशन होने चाहिए। हालांकि दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। 84 लाख में से महज 6.5 लाख गाड़ियों में ही डीजल इंजन है, लेकिन शहर में बिकने वाले डीजल का 35% हिस्सा इन्हीं गाड़ियों में खपत होता है। दिल्ली में इस वक्त 5,38,098 निजी डीजल गाड़ी और 86,546 व्यावसायिक डीजल गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं शहर की आबोहवा को जहरीला बना रहा है, लेकिन मामला सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और उसी तेजी से इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के आसपास चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतों का बनना लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान बड़ी मात्रा में उड़ने वाली धूल और गर्द ने हवा को जहरीला बना दिया है। जो पैडी बर्निंग हुआ है जितना भी हरियाणा में, पंजाब में, उसका काफ़ी हद तक दिल्ली की वायु पे इम्पैक्ट देखा गया है। इसके चलते चलते दिल्ली में जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है उसने चीफ सेक्रेटरीज जो हैं दोनों स्टेट से मीटिंग करी है। उन्हें काफ़ी सख्त आदेश दिए हैं कि आप इसको जल्दी से रोकथाम करें, लेकिन रोकथाम करना ही इसका सरल उपाय नहीं है। साथ ही साथ वो जो किसान हैं उनको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। निर्माण क्षेत्र से होने वाले वायु प्रदूषण पर भी एनजीटी ने कई कड़े फैसले सुनाए। बीते साल एनजीटी ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मास्क पहनाया जाए। सभी बिल्डर और भवन के मालिक निर्माण क्षेत्र के आसपास तिरपाल लगाएं। भवन निर्माण के बाद मलबे को सड़क या फिर कॉलोनी के भीतर फेंकने की इजाजत किसी को नहीं है। निर्माण में लगी सामग्रियों को पूरी तरह ढक कर रखा जाए ताकि उससे धूल न उड़ सके। अगर कोई बिल्डर निर्माण की जगह पर नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। जानकार ये मानते हैं कि जब तक रियल एस्टेट पर इन नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जाएगा तब तक हवा में जहरीले कणों की मात्रा और बढ़ती जाएगी। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वायु प्रदूषण को लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को भी देखते ही देखते कई घातक बीमारियों की जद में पहुंचा देता है। लेकिन इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पर। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अपने एक अध्ययन में बताया कि दुनिया का हर 7वां बच्चा इस वक्त जहरीली हवा में सांस ले रहा है, जो उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। हवा में सांस ले रहे इन लोगों को शायद ही ये पता हो कि ये हवा जहरीली है। दुनिया के ज़्यादातर शहरों की फिजा में इस वक्त हवा के साथ जहर घुला हुआ है और ये जहर बड़ों के साथ साथ अब बच्चों की जान पर भारी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने हाल ही में अपना शोध जारी किया। शोध के मुताबिक लगभग 30 करोड़ बच्चे बाहरी वातावरण की इतनी ज़्यादा विषैली हवा के संपर्क में आते हैं कि उससे उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और उनके विकसित होते मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। यूनिसेफ के शोध में बताया गया है कि दुनिया भर के 7 बच्चों में से एक बच्चा ऐसी बाहरी हवा में सांस लेता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम 6 गुना ज़्यादा प्रदूषित है। संस्था के मुताबिक हर साल 5 साल से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह वायु प्रदूषण है। संस्था ने शोध में पाया कि हर दिन इससे लाखों बच्चों के जीवन और भविष्य पर खतरा मंडराता जा रहा है। ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर सबसे ज्यादा बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 62 करोड़ है। इसके बाद अफ्रीका में 52 करोड़ और पश्चिमी और प्रशांत क्षेत्र में
प्रदूषित इलाकों में रहने वाले बच्चों की संख्या 45 करोड़ है। बच्चों के कल्याण और अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी यूनिसेफ दुनिया भर के नेताओं से अनुरोध कर रही है कि वो अपने अपने देशों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। यूनिसेफ ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि लगभग 2 अरब बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां बाहरी वातावरण की हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से तय किए गए न्यूनतम वायु गुणवत्ता के मानकों से कहीं ज्यादा खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधन, धूल, जली हुई सामग्री के अवशेष और दूसरे प्रदूषक तत्वों के कारण हवा जहरीली होती है। जो परेशानियां हैं ये बच्चों को एक अडल्ट से ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चों को इसलिए क्योंकि बच्चे जो ज़्यादा ये प्रदूषित वायु जो है वो हमसे ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा एयर जो है ज़्यादा ब्रीथ कर रहे हैं। प्लस जो उनका जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो एक अडल्ट से काफ़ी कम होती है। तो हमें ये भी देखना है कि हम तो ये चीज़ झेल लेंगे, लेकिन आने वाले जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करके देना है। यूनिसेफ के शोध में इंडोर पॉल्यूशन के स्तर की भी जांच की गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह भोजन पकाने और गर्म करने के लिए कोयला या लकड़ी जलाना है। यूनिसेफ के मुताबिक बाहरी और भीतरी हवा में प्रदूषण को निमोनिया और सांस लेने से जुड़ी दूसरी बीमारियों से सीधे तौर पर जोड़ा जा सकता है, जो 5 साल से कम उम्र के 10 में से 1 बच्चे की मौत का कारण है। एजेंसी का कहना है कि बाहरी और भीतरी वायु प्रदूषण से बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े, मस्तिष्क और रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी भी विकसित हो रहे होते हैं और उनका श्वसन तंत्र कमज़ोर होता है। गरीबी में रह रहे बच्चों के वायु प्रदूषण जनित रोगों की चपेट में आने की आशंका कहीं ज़्यादा होती है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया की 90% आबादी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। यानी दुनिया में हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित वायु में रह रहे हैं। यानी प्रदूषण एक खामोश मौत की तरह आपके और हमारी रगों में दौड़ रही है। जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है और सांसों के ज़रिए ही ये प्रदूषण हमारे शरीर में समा रहा है। आइए देखते हैं कैसे प्रदूषण हंसती खेलती जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। दुनिया की करीब करीब समूची आबादी इस वक्त फेफड़ों में जहर भर रही है। जिन सांसों के बगैर कुछ मिनट भी जीना मुश्किल है, वही सांसें जानलेवा केमिकल्स के जरिए आपके शरीर को खोखला कर रही हैं। आपके आसपास की जहरीली हवा मुंह और नाक के रास्ते जब शरीर में दाखिल होती है तो कई अंगों को बीमार कर देती है और धीरे धीरे आदमी मौत के करीब चला जाता है। हालात ये हैं कि हर 8 में से 1 मौत प्रदूषण से हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रदूषण से 36% लोग फेफड़ों के कैंसर से मारे जाते हैं, 35% लोग सांसों की दूसरी बीमारियों से मारे जाते हैं, 34% लोगों को स्ट्रोक मार डालता है, जबकि प्रदूषण 27% लोगों को हार्ट अटैक से मार डालता है। आप और मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि इस जहर, ये स्मेल का जहर है कि हम उससे मरते आज नहीं मरेंगे, मगर धीरे 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 हमारे जो शरीर हैं वो खोखले होते जा रहे हैं। और आज जो लंग कैंसर है बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस लोगों को हो रही हैं, हार्ट डिजीज़ेस बढ़ती जा रही हैं। ये शहर और हमारे जो पूरे देश के जो शहर हैं, हम उनको बिल्कुल ही जहरीला बनाते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रदूषण को 2 हिस्सों में बांटकर अध्ययन किया। ये है आउटडोर यानी बाहरी प्रदूषण और इंडोर यानी भीतरी प्रदूषण। WHO के मुताबिक आउटडोर प्रदूषण से हर साल 30 लाख लोग मारे जाते हैं। वाहन, पावर प्लांट, कचरे का जलना, कूड़े के ढेर और पशुपालन बाहरी प्रदूषण के सबसे बड़े कारक हैं। वहीं इंडोर प्रदूषण से हर साल 43 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। गंदे कुक स्टोव, कोयले का प्रयोग, केरोसिन और डीजल का इस्तेमाल इसकी सबसे बड़ी वजह है। WHO के मुताबिक प्रदूषण आपको सीधे मौत के मुंह में धकेलने के अलावा
कई दूसरे तरीकों से भी मार रहा है। ओजोन, मीथेन और ब्लैक कार्बन जैसी छोटी अवधि के जलवायु प्रदूषकों यानी SLCP न सिर्फ हमारे शरीर को सीधे प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिससे दुनिया इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।